नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और शशि थरूर ने आखिर एकाएक पलटी क्यों मार दी, आज मिड डे मुद्दा में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कांग्रेस के हाईकमान के साथ शशि थरूर की कोई बातचीत हुई है? क्या शशि थरूर ने बीजेपी का गेम प्लान समझ लिया है? क्या शशि थरूर की उम्मीदें भाजपा से टूट गई हैं? बहुत सारे सवाल हैं। एकाएक पलटी मारना और किस लेवल का पलटी मारना, दरअसल ये पलटी मोदी और शाह के प्लान को बुरी तरह फेल किया है। भाजपा जब भी कोई प्लान करती है तो इतना बड़ा मकड़जाल होता है कि उसमें उलझने वाला निकल नहीं पाता। थरूर को वीर सावरकर के नाम पर एक अवार्ड इसी साल शुरू हुआ है। इसी साल वो अवार्ड देना था। मतलब उस अवार्ड में जो लोग जिनको वो अवार्ड मिलना था, शशि थरूर के नाम का भी ऐलान हो गया। आज ही जिस तारीख में हम चर्चा कर रहे हैं, आज ही अवार्ड वो मिलना है। और उस मंच पर ऐसा नहीं है कि कोई नीचे का काम है, ये बिल्कुल हाई लेवल की ये प्लानिंग है भाजपा और संघ के इकोसिस्टम की। उस मंच पर राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा दोनों की उपस्थिति थी। लेकिन थरूर ने उस मंच पर चढ़ने से इनकार कर दिया, अवार्ड को ठुकरा दिया। वो थरूर जो राहुल गांधी और खड़गे को दरकिनार किए जाने के बावजूद पुतिन के साथ पूड़ी खाने बैठ जाते हैं। वो थरूर जो कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी की कीमत पर मोदी के विदेशी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होते हैं और जाकर के खूब वहां पर नजराने पेश करते हैं, गाने गाते हैं। वो थरूर एकाएक आखिर ले लेते, जब इतना पूरी तरह भाजपाई हो गए तो वीर सावरकर के नाम पर इंटरनेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो शुरू हुआ वो भी एक ले लेते। हालांकि हमारे कार्यक्रम में वीर सावरकर कभी नहीं बोला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सावरकर। वो भाजपाइयों को ही मुबारक ऐसा वीर। खैर, आते हैं हम खबर पर, लेकिन भाव को पहले ले आइए और पूरी खबर आपको दिखाएंगे। स्वागत है भाव। अभी ये खबर बहुत कम ही जगह छपी है, लेकिन मतलब एक ही जगह अभी खबर आई, लेकिन बाइट मिल गई हमें और ट्वीट मिल गया। खबर लाइए भैया, जहां भी है एक जगह। पर्दाफाश, शशि थरूर ने ठुकराया वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड, बोले मैं नहीं जा रहा हूं। जरा भीतर चलिए खबर के। ये अवार्ड इसी साल से शुरू हुआ है, इसी पहली बार अभी दिया जा रहा है। दरअसल सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025 जिन 6 हस्तियों को दिया जाएगा, उनमें एक नाम तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी शामिल है। लेकिन थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ये अवार्ड लेने नहीं जा रहे हैं। सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025 पर थरूर ने बुधवार को मीडिया से कहा कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने कल ही इसके बारे में सुना और मैं नहीं जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़िए। आगामी 10 दिसंबर ये खबर अभी लगी है, लेकिन वो लिखने की कला समझ लीजिए आजकल कैसी है। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करने वाला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद थरूर ने सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड को ठुकरा दिया है। ये पहली बार था, 6 लोग थे, नाम था। जरा ट्वीट लाइए, वो ट्वीट जिस ट्वीट में ये ऐलान किया और फिर बाद में बयान आया। ट्वीट लाइए। ये ट्वीट अंग्रेजी में आप पढ़ लीजिए, मैं इसका हिंदी पूरा रूपांतरण बता देता हूं। मुझे मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि मुझे सावरकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जो आज दिल्ली में प्रदान किया जाना है। मुझे इस घोषणा के बारे में कल ही केरल में पता चला, जहां मैं स्थानीय स्वशासन चुनावों में मतदान करने गया था। तिरुवनंतपुरम में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने स्पष्ट किया था कि मुझे ऐसे किसी पुरस्कार की जानकारी नहीं थी और न ही मैंने इसे स्वीकार किया है। आयोजकों द्वारा मेरी सहमति के बिना मेरे नाम की घोषणा करना गैर जिम्मेदाराना है। इसके बावजूद आज दिल्ली में कुछ मीडिया आउटलेट मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए मैं इस मामले को स्पष्ट करने के लिए यह बयान जारी कर रहा हूं। पुरस्कार के स्वरूप, इसे प्रदान करने वाले संगठन या किसी अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में आज समारोह में मेरी उपस्थिति या पुरस्कार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
अब जरा चला दीजिए बाइट। Sir, you are getting the Savarkar Award, sir. I'm not getting anything. I'm sorry. I just heard about this yesterday. I'm not going. Thank you You very are much. not going. Sir, you are getting the Savarkar Award, sir. I'm not getting anything. I'm sorry. I just heard about this yesterday. I'm not going. Thank you You very are much. not going. चलिए, इसके साथ एक बाइट और सुनाएंगे। ये थरूर को समझना पड़ेगा कि मतलब क्या उनके दिमाग में, दिल में चल रहा है। केरल के चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं और थरूर की पूरी जो राजनीतिक जो उछल कूद है, ये सब केरल के चुनाव पर केंद्रित है। इसमें न मोदी प्रेम है, थरूर बहुत कलाकार आदमी है। वो मोदी प्रेम ऐसा नहीं है कि वो भी मोदी भक्त हो गए, उनको मोदी पूरी असलियत पता है। और सबसे पहले जिन लोगों ने पहचाना था मोदी को, उनमें से थरूर है। उन्होंने शिवलिंग पे ही पहचान लिया था। तो ऐसा नहीं कि वो मोदी भक्त हो गए हैं, वो सारी कलाबाजी उनकी वो केरल को लेकर के है। कल केरल में उन्होंने क्या बोला जरा देखिए। कांग्रेस को जिताने के लिए दिल्ली से तिरुवनंतपुरम चले गए थे एक वोट डालने के लिए। सुनिए जरा। this reason, we believe the time for change has come. And the UDF and the Congress Party have brought forward young candidates. Young Neetu Vijayan here is our candidate. She's a youth Congress person, but somebody who's got well connected to the local people. And for us to put forward young faces, new faces, is also a message that this is a time for change. And I've come spoiling my 100% attendance record in Parliament in order to vote for her, for the Congress, for the UDF, to convey the message that change must come to Thiruvananthapuram. Something unrelated to this, we're standing next day after the verdict in this actress assault has come. How are you seeing the verdict? Look, I must say to you that I have great respect for the judiciary, and I'm very conscious that it's not appropriate to pass judgment on the judgments of judges. I mean, that's their job, not ours. They have the evidence in full more than we have. All I can say is that the entire purpose of this kind of thing is the pursuit of justice. And as long as the survivor does not feel she has fully obtained justice, as long as others who are standing with her feel that justice still needs to be pursued, I think the appeal that the government has announced it is embarking upon is entirely appropriate. There are questions lingering in many people's minds as to whether there was someone behind this, why this attack actually happened, what the motivation was, and so on. And some of those questions appear not to have been satisfactorily resolved in the minds of many people. And that's why the government has appealed. I believe ultimately that justice is what the purpose of this kind of inquiry is all about. As long as people feel justice has not been obtained, they have a right to pursue the case. I want to pay tribute to the survivor for the courage she has shown to stick through all the pressures, all the persecution, all the hassles, and all the stress she must have gone through for the last 8 years. And I must say, to that degree, I stand with her, because we not only have to express sympathy for the victims, but we have to see and appreciate how much courage it takes to fight a case like this for 8 years. It's not an easy matter, particularly for someone who's in the public eye. So let us also pay tribute to the victim, on her courage and on the survival. And let us say to all the women of Kerala that they deserve justice, they deserve an exemplary judicial process that leaves no stone unturned. The verdict at the end may still be the same, but if they feel there are still unanswered questions, let those questions be asked at a higher judicial level. And for that reason, I have no difficulty with the appeal. But is the same stand election reforms debate in the parliament today? I beg your pardon? Yeah, Rahul is initiating that election reforms. Debate on election reforms. Yeah, I mean, I think that it's healthy that Parliament is the right forum to discuss all these issues. There are some issues about the fact that the Election Commission is not subject to the legislative oversight. But electoral reforms are a legitimate subject for electoral oversight, for parliamentary oversight. And therefore a parliamentary discussion, I think, is very welcome. It's good that people are able to air all their concerns. Sir, in fact, the controversy is now on Vande Bharat, and Priyanka has said that the Modi should move on, and looking at Nehru and to look ahead for what the country needs. I must say that I think we should now realize that the time to focus on the future
is with us, and history is a fascinating subject. It can lead to endless conversations, but I'm not sure we need to waste the time of the public or the government on that. Let's all have good academic discussions. Let's read history. Let's understand all of this, but let us focus on the problems of today and tomorrow, because that's what we are elected to resolve. Thank you. इसलिए पूरा सुनाया आपने, सुना वंदे मातरम पर, वेस्ट ऑफ टाइम। मोदी का मिशन वंदे मातरम, वेस्ट ऑफ टाइम। चुनाव सुधार, वेलकम। कांग्रेस को जिताने के लिए मैंने स्पॉइल किया है 100% अटेंडेंस, आज छोड़ करके आया हूं कांग्रेस को जिताने के लिए, वोट देने के लिए। और फिर सावरकर अवार्ड को ठुकराना, राजनाथ के मंच पर न जाना, कैमरे पर ऐलान कि नहीं जाऊं। क्या हुआ, क्या मन में चल रहा है उथल पुथल इनके, या क्या उथल पुथल करने वाले हैं ये? नहीं आशीष, इसमें 2-3 चीजें हैं। या तो शशि थरूर को बहुत ग्रांटेड ले लिया है बीजेपी ने, क्योंकि ये अब हमारी सिवा कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए उसको अवार्ड दिया, पूछा तक नहीं। ये उसको एक कहीं ना कहीं हिट हुआ होगा, पॉइंट नंबर 1। लेकिन दूसरी बात जो सबसे बड़ी मुझे अहम लगती है वो है केरल के चुनाव। केरल में अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी शशि थरूर के खंधे से बंदूक चला रही थी, और बीजेपी को लग रहा था यदि शशि थरूर केरल के चुनाव तक शिफ्ट हो जाए या केरल के चुनाव में बीजेपी का फेस बना के भेज दे, तो एक उनके लिए एक पैर रखने की जगह होगी। लेकिन इसके पहले बीजेपी ने बहुत प्रयास किए, खासकर जिसको हम मेट्रो मैन कहते हैं, श्रीधरन जी, उनको भी लाए। वो बहुत, उनका नाम है, और वो केरल पढ़ा लिखा प्रदेश है, तो उनको भी लाए, लेकिन वो चुनाव हार गए पूरी तरह से। तो एक बात तो है, केरल में अभी भी राइटिस्ट के लिए जगह नहीं है, हार्डकोर हिंदुत्व के लिए जगह नहीं है। हार्डकोर हिंदुत्व है वहां पे, पॉकेट्स में है, लेकिन वो पॉकेट्स इतने मजबूत नहीं है कि वो 2-4 सीट करवा दे या विधानसभा में कोई परिवर्तन करवा दे, ये पोजीशन पे नहीं है। तो वो रेडीमेड एक नेता चाहते थे शशि थरूर। लेकिन मुझे लगता है शशि थरूर को भी ये समझ में आ गया कि केरल के राजनीति में बीजेपी से वो बढ़े, उनका नाम, यदि उनका गुडविल देखा जाए तो बीजेपी से भारी पड़ता है। तो शशि थरूर भी वापस कांग्रेस को इसलिए पुचकार रहे हैं कि आगे पीछे यदि वहां झगड़े हो गए, सपोज, अब ये तो हर पार्टी सोचती है कि हम सत्ता में आएंगे, कांग्रेस भी सोच रही है कि हम वहां पर सत्ता में आएंगे, यूडीएफ सत्ता में आएंगे, और यूडीएफ में केसी वेणुगोपाल भी लगे हुए हैं, वहां पे बाकी शशि थरूर भी है, वहां पे जो पुराने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी है। ऐसे कई जो एंटोनी की बैच तो निकल गई, एंटोनी साहब की तो बैच निकल गई, वो तो सब रिटायरमेंट पे पहुंच गए। लेकिन जो अभी जो वहां सत्ता में आ सकते हैं, इन लोगों में यदि कल झगड़े हो जाते हैं तो एक नॉन कंसेंसस, मतलब कंसेंसस नाम एक जो है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शशि थरूर हो सकता है। ऐसा शशि थरूर को शायद केरल की राजनीति में लगने लगा कि भाई चलो, तू भी नहीं, इसका भी ग्रुप नहीं, उसका भी ग्रुप नहीं, तो शशि थरूर को बना दो। इस सोच के साथ वो वापस क्योंकि देखिए बीजेपी का फुट होल्ड नहीं है वहां पर केरल में, और केरल वो ऐसा प्रदेश भी नहीं है कि जहां आप वो बाकी चुनावी आयोग का खेल कर सकते हैं। पढ़ा लिखा राज्य है, 2 मिनट के अंदर रास्ते पे आ जाते हैं। आपने देखा बीएलओ पूरे संगठित होकर एक ही राज्य में सबसे पहले इकट्ठा हुए हैं, वो केरल है। क्योंकि केरल में जो पृष्ठभूमि है लेफ्ट की केरल की, वो जीन से भी गए नहीं है केरल से, तो वो तुरंत संगठित होके फ्रंट रखते हैं। और ऐसे में कांग्रेस वहां पे, हालांकि कांग्रेस बहुत आशान्वित है कि हमको केरल में वापसी हम आ जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में उनका था, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के पूर्ण प्लान को पूरी तरह से पलीता लगा दिया है। केसी वेणुगोपाल जो केरल में खेल कर रहे हैं, वो कांग्रेस में आने वाले 15 साल को सत्ता में न आने देने के लिए है। ऐसे में क्या शशि थरूर एक नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं क्या? जैसा उस दिन एक कहानी में अपने, मतलब एक वीडियो में हमने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि कैसा बिहार के फीडबैक लेने के लिए वेणुगोपाल को भी कमरे से बाहर निकाला गया। क्या वेणुगोपाल का
शुरुआत हो गई है समाप्ति की। ये बात शशि थरूर को भी समझ में आ गया कि वेणुगोपाल को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है, इसलिए वो वहां पे एक संभावना ढूंढ रहे हैं केरल में। ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर का मोह भंग जरूर हुआ बीजेपी के साथ रह के। उनको क्या मिला? एक बार विदेश यात्रा, एक बार पुतिन के साथ डिनर। ये दोनों चीजें शशि थरूर के लिए नई नहीं थी। वो यूनाइटेड नेशंस में बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं। सारे विश्व के नेता 1 to 1 उनसे इंट्रोड्यूस होते थे। या विदेश यात्रा उनके लिए नई नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ा ऑफर नहीं दिया, ये बात भी तय है। नहीं, ये बेसिकली क्या है, मैं इसमें एक और एंगल मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, ये पुतिन के साथ पूरी सब्जी तक तो मामला ठीक था। ये सावरकर अवार्ड थरूर को देने का मतलब क्या था? सावरकर अवार्ड देने के बाद राहुल और थरूर के बीच में एक परमानेंट दीवार हो जाती, जहां पर मतलब हम तुमको लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए तुमको हम बेकार कर देंगे कि तुम कांग्रेस लायक न रह जाओ, फिर तुम मजबूर हो जाओगे हम हमारे हिसाब से इस्तेमाल होने के लिए। क्योंकि राहुल सावरकर को लेकर के और कांग्रेस की आइडियोलॉजी सावरकर को लेकर के बहुत क्लियर है। अगर ये सावरकर अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस में रहते हुए, ये खेल था दरअसल फंसाने का। ये अवार्ड ही मुझे लगता था थरूर के लिए लॉन्च किया गया। दूसरी बात, थरूर ये भी जानते थे कि सावरकर अवार्ड उनका अगली बार लोकसभा के चुनाव में डिपॉजिट जब्त करने का जुगाड़ था। केरल में सावरकर अलाउड एक्सेप्ट नहीं है। केरल पढ़ा लिखा राज्य है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं चलता। वो जानते हैं सावरकर क्या है। तो सावरकर का प्रेम या ऊपर सकता है, लेकिन सावरकर अपने आप में एक टूल किट है बीजेपी का। बीजेपी का अविभाज्य अंग नहीं है सावरकर। संघ और सावरकर कभी साथ में नहीं रहे। संघ के पहले हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, लेकिन हिंदू महासभा के और संघ के विचार बिल्कुल नहीं किसी दो नदी के किनारे बन गए, इसीलिए संघ की स्थापना हुई। नहीं तो जिनको हिंदुओं के लिए काम करना था, हिंदुत्व के लिए काम करना था, उसके लिए हिंदू महासभा ऑलरेडी बन चुकी थी। लेकिन सावरकर का हिंदुत्व का कंसेप्ट भी अलग था। वो गाय भी खाने में विश्वास रखते थे। ये आरएसएस के गले नहीं उतरा। जिनके गले नहीं उतरा उन्होंने आरएसएस बना दी। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10 बार बोलने के बाद भी सावरकर को भारत रत्न नहीं दे पा रही है। क्योंकि सावरकर को भारत रत्न देने के मायने है सावरकर को समग्र रूप में एक्सेप्ट करना। फिर समग्र रूप में एक्सेप्ट करने पे गाय को माता भी मानना गलत होगा। आप सब्जेक्टिव नहीं ले सकते, सावरकर को टोटलिटी में लेना होगा। तो ये सावरकर को सिर्फ इसलिए महान बताना प्रयास करते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सावरकर को एक्सपोज किया। तो ये राहुल गांधी को झूठ फैला बनाने के चक्कर में सावरकर को महिमा मंडित कर देते हैं। नहीं, उसके अलावा भी भाव कई भ्रांतियां, देखिए कई भ्रांतियां हैं। कई भ्रांतियां जैसे कि सावरकर ने बहुत बड़ा समुद्र पार करके वो किनारे पे चले गए फ्रांस के। समुद्र पार करके नहीं गए थे। शिप कहाँ डॉक होती है सबको पता है। शिप डॉक हो गई थी। शिप जो है वो पोर्ट पे लग गई थी बंदर में, और वहां से उनको आगे सफर के लिए जाना था। तो उन्होंने देखा कि वहां शिप के अंदर सब अंदर आवागमन तो ऐसा होता नहीं इजीली, सारे दरवाजे मॉनिटर्ड थे। तो ये बाथरूम के वहां से कूद के समुद्र में कूदे और वहां से क्या 50 मीटर भी नहीं स्विमिंग किया होगा। वही पुलिस ने पकड़ लिया, फ्रांस पुलिस ने उनको अंदर वापस कर दिया। लेकिन कहाँ ऐसा जाता है जैसे साहब ने मगरमच्छ को पकड़ा, तो वैसा कहा जाता है। मुंबई से तैरना शुरू किया, फ्रांस में जाके निकले, ऐसे इस टाइप में सब जानते हैं। लेकिन सावरकर
मराठी साहित्य में सावरकर ने जो लिखा वो अप्रतिम है, लेकिन कोई, अरे भाई, कोई दाऊद इब्राहिम कल साहित्य लिखे, अच्छा कविता लिखे, अच्छी गजल लिखे, तो मैं उसको वीर नहीं बोल सकता। हर आदमी के जीवन के पहलू हर आदमी के जीवन के पहलू हो सकते हैं। महात्मा गांधी के भी जीवन के पहलू है, सुभाष चंद्र बोस के जीवन के पहलू है, जवाहरलाल नेहरू के जीवन के कई पहलू हैं। आदमी जब टोटलिटी में किसी को स्टडी करता है तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है। कई लोग मुझे कई बार, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं फेस करता हूँ, आप मराठी होते हुए भी सावरकर के खिलाफ बोलते हैं। मतलब मैं मराठी होने के बाद मैं तो हमेशा कहता हूँ कि साहित्य के लिए सावरकर को सलाम, लेकिन अंग्रेजों के माफी मांगने के लिए अच्छा साहित्य लिखने का मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप अंग्रेजों से माफी मांगे, सरदार पटेल के खिलाफ राजाओं को पत्र लिखे कि भारत में मत शरीक हो। ये नहीं कर सकते ना आप, ये लाइसेंस थोड़ी आपको दिया गया है। के साथ थोड़ा खड़े हो जाएंगे तब तो बहुत सारे महाराष्ट्र में जो है डॉन है उनके साथ खड़े हो जाए कि नहीं, डॉन राष्ट्रभक्ति चल रहा है, देश के लिए चल रहा है। भाई अरुण गौड़ी भी तो है ना। हाँ, तो क्या मैं अरुण गौड़ी मराठी है और मैं मराठी हूँ इसलिए मैं महिमा मंडन थोड़ी करूंगा? अरुण गौड़ी के जीवन का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मुझे वे करना होगा पॉजिटिव कितना और निगेटिव कितना। सावरकर को वीर सावरकर मैं तब कहूंगा आशीष जी, जब मैं आजादी के लड़ाई में उनका कंट्रीब्यूशन देखूंगा, और जब मैं कंट्रीब्यूशन देखता हूं और अंग्रेजों का दिया हुआ साथ देखता हूं, जब मैं एक तराजू में तोलता हूं तो अंग्रेजों का दिया हुआ साथ मुझे ज्यादा भारी दिखाई देता है। तो फिर मैं टोटलिटी में सावरकर जी को वीर नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन एक चीज मैं और जोड़ दूं, भाऊ ने बताया ये बात सच है कि हिंदू महासभा के साथ साम्य न होने की वजह से ही संघ बना, और संघ सावरकर से कोई मतलब जो है लगाव नहीं रखता था। लेकिन इसमें एक और सच है कि संघ पता है, संघ अपने आप में इस देश में सबसे विचित्र प्राणी है। संघ ने सबसे पहले जो उधार का सिंदूर अपनी मांग में भरा था वो सावरकर को भरा था, क्योंकि संघ के पास, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं संघ के सारे एजुकेशन सिस्टम को जानता हूं, वहां पे सावरकर को खूब पढ़ाया जाता है। इसलिए भरा अपनी मांग में सावरकर नाम का सिंदूर, क्योंकि संघ के पास कोई भी जब आजाद भारत हो गया तो कोई भी ऐसा आइकन नहीं था जिसको संघ कहे कि ये भी आजादी में नाखून कटवाया था अपना, मतलब नाखून कटरा के शहीद होने लायक भी आइकन नहीं था। दूसरी बात एक और हुई आशीष, महात्मा गांधी की हत्या में जितने छींटे संघ पे उड़े उतने ही सावरकर पे उड़े। तो ये दोनों सह अभियुक्त थे। हाँ। उस वजह से भी एक कॉमन फैक्टर इन लोगों में आ गया। बाकी जो संघ का एजुकेशन सिस्टम है भाऊ, उसमें सावरकर को सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है चित्रित किया जाता है। जो संघ का एजुकेशन सिस्टम है विद्या भारती, वो जाने के बाद, उनके मृत्यु के बाद, वही मैं करूं कि पहला मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उनके जीवित होते हुए संघ उनको इंडोर्स करता तो सावरकर ही मना कर देते कि मुझे इस संघ से कोई लेना देना नहीं। हाँ, यही कह रहा कि इन्होंने जब सावरकर नहीं रहे तो तुरंत सावरकर का अपना भरा कि चलो एक तो मिला। अच्छा, तलाशा भी क्यों सावरकर को, उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि गैर कांग्रेसी में सावरकर ही एक नाम था जो इनके हिंदुत्व के एजेंडे पर, ये बहुत चुन के नाम लेते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि संघ इससे ज्यादा इस देश के अमन चैन के लिए कोई खतरा उतरा नहीं है। खैर, हम जरा केरल पे थे भाऊ। केरल पे आपने चर्चा कर दी, जब थरूर की चर्चा है तो चर्चा पूरी होनी चाहिए। आपने चर्चा कर दी वेणुगोपाल की। मेरे पास बहुत लंबा एक दस्तावेज केरल से आया है, मैं खाली उसको बता करके उस पे आपसे, एक जयशंकर हैं केरल में, अधिवक्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं केरल के। मेरे पास क्लिप भी है, लेकिन वो क्लिप मलयाली में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मुझे किसी ने भेजा, मतलब जिसने भेजा क्लिप और फिर हिंदी ट्रांसलेशन। उन्होंने बाकायदे टीवी डिबेट में, क्योंकि अब केरल में चुनाव है तो होने लगे वहां पर, उन्होंने कहा कांग्रेस को बाहर से नहीं भीतर से कमजोर किया जा रहा है। राहुल मांकुटम विवाद जो अभी एक नेता को लेकर हुआ है ना विवाद, वहां पे करेक्टर को लेकर के बहुत सारा उसको निष्कासित भी, राहुल मांकुटम विवाद संगठनात्मक गिरावट का एक लक्षण है।
रमेश चन्नीथला पहले वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने खुलकर राहुल मांकुटम की आलोचना की थी और सार्वजनिक रूप से कहा था कि पार्टी को उन पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। चन्नीथला ने, यहाँ पे पूरा राजनीति केरल की समझ में आ जाएगी इसमें। पार्टी ने साहसिक निर्णय लेते हुए राहुल को निलंबित किया, उसका स्कैंडल खुला तो विधानमंडल दल से हटाया और केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटाया। राहुल के खिलाफ शिकायतें बहुत पहले से मौजूद थी और केपीसीसी तथा एआईसीसी को इसकी जानकारी थी। निलंबन के बाद राहुल और सफी परम्बिल ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर साइबर हमले आयोजित किए। अब आगे भी जुड़ेगा सर। वीडी सतीशन वर्ष 2025 में केरल के सबसे अधिक साइबर दुर्व्यवहार झेलने वाले राजनीतिक नेता बन गए। साइबर अभियान को अप्रत्यक्ष रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का समर्थन प्राप्त था। उस आदमी को चन्नीथला ने, जिसके स्कैंडल से पहले कहा इसको निकालो पार्टी से, उसको निकाला गया और जब वो निकाला गया तो कांग्रेस के नेताओं पर साइबर अटैक शुरू किया और उसके पीछे वेणुगोपाल का, मतलब कांग्रेस के नेताओं पर साइबर अटैक के पीछे वेणुगोपाल का नाम कैसे जुड़ा। केंद्रीय स्तर पर अहमद पटेल की जगह लेने के बाद संगठन का आंतरिक विघटन और तेज हो गया। वेणुगोपाल की प्राथमिकता मजबूत नेताओं जैसे रमेश चन्नीथला और वीडी सतीशन को रास्ते से हटाना और अपने वफादारों को आगे बढ़ावा देना था। चन्नीथला और जो है सतीशन को निपटाना था। एक बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनाना योग्यता आधारित नेतृत्व के पतन का संकेत है। बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना। केपीसीसी के पुनर्गठन में, सुनिए आंकड़े, केपीसीसी के पुनर्गठन में 58 महासचिव, 58 महासचिव और 150 से ज्यादा संयुक्त सचिव बनाए गए, जिससे संगठन पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया। 58 महासचिव और 160 के करीब संयुक्त सचिव। जबकि केरल बहुत छोटा राज्य है। बहुत छोटा राज्य। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार में मैं समझ सकता हूँ, वहां भी 12-14 महासचिव 12-14। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन एक दुस्वप्न बन गया, क्योंकि हर पदाधिकारी चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है। जब तक आंतरिक गद्दारों को बाहर नहीं किया जाता, अनुशासन बहाल नहीं होता, तब तक केरल में कांग्रेस का पतन जारी रहेगा। ये कांग्रेस के पॉलिटिकल एनालिस्ट जयशंकर का वक्तव्य है पूरा, और पूरा बुलेट पॉइंट्स में मैंने रख दिया भाव। अब थरूर, चन्नीथला, गणेशन और सबसे ऊपर वेणुगोपाल, क्या ये समीकरण क्या है? इसमें किसके लिए उम्मीद है और क्या इन्हीं समीकरणों के बीच थरूर एक कदम आगे 2 कदम पीछे कर रहे हैं? थरूर, मैंने आपको ओपनिंग में ही कहा, केरल में जो झगड़े चल रहे हैं अलग अलग गुट के, मैंने रमेश चन्नीथला का नाम नहीं कहा, मैंने यूथ कांग्रेस के पुराने नेता कहा था। केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला, इनके दोनों के बीच में फ्रैक्शन तो है। केरल में ये दोनों नेता है, उसमें रमेश चन्नीथला, यदि आज भी मुझे लगता है कि रमेश चन्नीथला एक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते उनका जो फुटप्रिंट है पूरे इंडिया में वो बहुत स्ट्रांग है। आज भी उनके जमाने के जितने यूथ कांग्रेस के नेता थे वो सब आज भी अपना वजूद रखे हैं और जमीन से जुड़े हुए, उनकी ताकत है, जमीनी ताकत है। केसी वेणुगोपाल ये उंगली पकड़ के ही आए थे, गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। तो वेणुगोपाल ने दिल्ली में रहते हुए जब पूरे भारत का ही सत्यानाश किया कांग्रेस का, तो केरल का कैसा छोड़ सकते हो? वो तो उनका होम स्टेट है। तो केरल कांग्रेस का सत्यानाश करने में, और आज भी केरल के जो आप जब केरल होके आए हैं, और मैं तो क्योंकि सौभाग्य से क्या हुआ, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की अंग्रेजी में ही, तो मेरे बहुत सारे सीनियर लोग थे वो केरलाइट पत्रकार ही थे। अब उनमें से बहुत सारे लोग रिटायर्ड होकर केरल गए हैं। तो जब भी महीने 2 महीने में उनसे बात होती है, पारिवारिक बात होती है, तो और जब बात होती है तो यही समझ में आता है कि केसी वेणुगोपाल जब तक दिल्ली में बैठा है तब तक केरल में कांग्रेस नहीं आ सकती, ये उनका कहना है। क्योंकि पूर्ण रूप से केरल कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। ये जो यूथ कांग्रेस का जो महिला वाला अफेयर हुआ और उसके बाद एकदम दनादन ये हुआ, ये उसी का एक हिस्सा है। ये वही एक उदाहरण है
अब संयोग से उसके ऊपर भी महिलाओं के आरोप लगे थे और केसी वेणुगोपाल पे भी केरल में महिलाओं के ही आरोप लगे थे। हाँ। हालांकि वो केस बाद में सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने रफा दफा किया, अभी कोई उस केस का स्टेटस मुझे पता नहीं है। लेकिन जिस महिला ने आरोप लगाए थी उसने 2 बार टेलीफोन से मुझसे बात की और वो अभी भी इस बात से आश्वस्त है कि उसके पास बहुत सारे प्रूफ है और वो बाकायदा उसने कहा कि मैं आपके साथ लड़ाई में खड़ी होना चाहती हूँ। मैंने बोला मैं मेरी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं महिलाओं के भरोसे कैसे लड़ाई लड़ सकता हूँ? बहन जी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन सही समय पे सही कोर्ट के फोरम पे यदि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ तो फिर आप आ जाइए गवाही देने। ये मैंने बोला है। तो क्या एक एक टाइप के ही लोग पार्टी में प्रमोट होते हैं, ये भी सवाल। मतलब उसी पत्रकार ने मुझे, सीनियर पत्रकार ने मुझे कहा कि देखो इस पे आरोप लगा, ये नए थोड़ी है, इसका रिकॉर्ड ही वैसा था। तो इस आपाधापी में शशि थरूर को लगता है कि इसी के बीच में लॉटरी लग जाए, ना केसी वेणुगोपाल, ना रमेश चेन्नीथला। और सबसे बड़ी बात, क्या वीर सावरकर का अवार्ड लेने के बाद केरल में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को शशि थरूर जवाब दे पाएंगे? सवाल ये है, क्योंकि वहां जवाब देना। केरल में राहुल गांधी ब्रांड है, हाँ। लेकिन केंद्रीय राजनीति के लिए, केरल की राजनीति के लिए राहुल गांधी कोई केरल में मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है। हाँ। इसीलिए राहुल की अपील के बाद भी वहां विधानसभा के नतीजे ऐसे आते हैं। राहुल गांधी को एक कर्मठ, जिसको वाकई केरल की समझ है और जो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता है, स्लीपर सेल ना हो किसी और राजनीतिक दल का, ऐसे लोगों की जरूरत है। अब ये स्लीपर सेल पहले रह चुके हैं, तो अब एक बार स्लीपर सेल रह रही है, उसके बाद अब उनको बहुत सारा डर, किसी ने ज्ञान भी दिया होगा कि भैया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वीर सावरकर रिजेक्ट हो जाएंगे आप। तो कम से कम आज एक एक बात तो हो गई कि आज एक एक चेहरा तो हो गया कि भाई राहुल जी के साथ खड़े हैं शशि थरूर। राहुल जी ने कहा, लेकिन शशि थरूर ने ये नहीं कहा पूरे अपने ट्वीट में, एक भी बात ध्यान से रखिएगा, उनने कतई नहीं कहा कि मैं वीर सावरकर के नाम से अवार्ड लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं उनको वीर नहीं मानता। ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि मुझे पहले पूछा नहीं गया। हाँ। ये कौन कहा कि संगठन अवार्ड देने वाले संगठन कौन है इसके बारे में नहीं जानकारी है मेरी। इतना तो शशि थरूर अनजान नहीं हो सकते। जो अवार्ड देने राजनाथ सिंह और सिन्हा साहब आ रहे हो, मनोज सिन्हा आ रहे होंगे, वो तो ऐसा नहीं आ रहे होंगे जब तक सरकार का उसको ओके नहीं हो। हाँ हाँ, वो कोई संगठन होगा, वो दाऊद इब्राहिम का संगठन थोड़ा होगा जब। हाँ? तो वो 2 मंत्री देने आ रहे हैं। जनरली लोग ये पूछते कि अवार्ड देने कौन आ रहा है। कल किसी ने यदि कहा कि भाई प्रधानमंत्री अवार्ड देने आएंगे, तो लोग पूछेंगे थोड़ी कि यार ये अवार्ड किसने दिया। बोले प्रधानमंत्री आ रहे होंगे तो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही होगा जो प्रधानमंत्री को बुला रहा है। तो राजनाथ सिंह को जिसने बुलाया है या मनोज सिन्हा को जिसको बुलाया है और ये दोनों आए हैं, इसका मतलब ऊपर से उसको क्लीन चिट है। यही बात है। और तो ये कई हाँ, तो उन्होंने, मैं ये नहीं मानता कि वो आउटराइट कांग्रेस के यू टर्न लिया उन्होंने, वो थोड़ा सा उन्होंने एक बाईपास लिया है। मैं यू टर्न नहीं कह सकता उसको। यदि उन्होंने उधर भी कहा है कि मैंने वीर सावरकर को कोई गलत नहीं कहा है साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वीर सावरकर के नाम से मैं अवार्ड लेना नहीं चाहता, काम खत्म, नहीं लेना चाहता मैं। नहीं, बस इसको एक लाइन में समझें तो मोदी और शाह का ट्रैप, ये ट्रैप सावरकर अवार्ड ट्रैप था। इसके बाद थरूर के पास कोई, जैसे बाकी नेताओं को मोदी शाह करते क्या है, हर नेता को ऐसे खड़े कर देते हैं कि आपकी मजबूरी है कि मोदी शाह की आरती। इस ट्रैप से थरूर निकले जरूर, लेकिन थरूर और शाह ने निकले। वो निकलते निकलते भी उन्होंने पुराने दरवाजे बंद नहीं होने दिए। वही ये बोल के कि भाई मुझे बोला नहीं गया, मुझे पूछा भी नहीं गया और अवार्ड दे दिया एकदम। पूछ तो लेते, तो ये मेरा अपमान है। और मुझे मालूम नहीं अवार्ड कौन दे रहा है, कोई भी देगा और मैं लेने जाऊं क्या? चलिए, अभी ये तो सब ये बहुत सारी चीजें हैं जो बिटवीन द लाइंस पढ़नी होगी।
लेकिन हाँ शिकारी के फिलहाल जाल से फिलहाल कब तक कबूतर बचेगा? हाँ कब तक भैया, कब तक बकरी खैर मानेगी? किसी ना किसी जा- तो ईद को गले में चूड़ी टपकेगी। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।